देखिए भाई, जो ये आईपीसी चल रही हैं, ये वीडियो आपका ऐप पर शाम वाला पढ़ाया गया था शुरुआती दौर में, वो है वीडियो। इसीलिए सुबह वाला अभी भेजा नहीं जा रहा है। भाई जब नया कुछ पढ़ाया जाए तब भेजा जाए। 7-8 वीडियो है, आप देखिए आईपीसी न्यू में, तो उसमें आपका वीडियो मिल जाएगा। जो लोग, मैंने सभी लोगों के लिए कहा जा रहा है। और जब आपका नया शुरू होगा, मैंने 2-4 दिन में आईपीसी आ जाएंगे हम, तो वहाँ से वीडियो आपका जाएगा। ये चूंकि आपका शाम को क्लास चल रहा था, तो शुरुआती दौर में पहले पढ़ाया गया था, तो आपका वीडियो गया है। इसीलिए वो सुबह आपका रिवीजन ही मैंने दोहराया जा रहा है। इसलिए आपका वो वीडियो अभी नहीं भेजा गया है। 2-3 दिन में भेजा जाएगा। जब जहाँ तक हम पढ़ाए हैं, आपका 1-2 दिन में बराबर आ जाएंगे। हो सकता है कल तक हम लोग बराबर आ जाएं, तो परसों से आपका वीडियो जाएगा नया वाला, जो आपका आईपीसी का रहेगा। और शाम को आपका इसीलिए अध्याय 17 से शुरू किया गया है, ताकि अगर मान लीजिए 21 नवंबर को एग्ज़ाम हो जाए, तो भाई कुछ आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। कोई ये नहीं है 10-12 वीडियो देख सकते हैं, बहुत जल्दीबाजी हो तो। और शाम वाले बैच में आपका सोमवार से सीआरपीसी भी शुरू होगा, पुलिस एक्ट इस हफ्ते समाप्त हो जाएगा। तो भाई आपका लाइव भी चलता है और रिकॉर्डेड वीडियो भी जाएगा। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपका, माने अगर 21 नवंबर को हो ही जाए एग्ज़ाम उत्तराखंड का, तो उसके पहले आपका समाप्त हो जाए ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो आइए देखिए, आपका एविडेंस में जो आपका तथ्यों की सुसंगत थी, उसका लास्ट पॉइंट हम चल रहे थे, माने लास्ट आपकी बात चल रहे थे। और सेक्शन आपका 52 से लेकर 55। इस बार एक क्वेश्चन यहाँ से आपका निश्चित बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिहार में जो हम बताएंगे, यूपी बिहार दोनों मिलाकर इस बार जो बना था, मेंस में टिप्पणी टाइप का बना था, और आपका प्री में 4-5 क्वेश्चन बना था। यानी कि बिहार और यूपी मिलाकर, यूपी एपीओ में भी आया, यूपी जे में भी पिछली बार आया, बिहार जे मेंस में आया, बिहार एपीओ में आया, बिहार जे में आया। यानी कि एक क्वेश्चन भाई कहीं गया नहीं है। तो प्रयास ये करिए कि अच्छे से इन धाराओं को तैयार रखिए। और जो 1-2 बस इसमें टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन आपका बनता है उसको भी हम अलग से बताएंगे। लेकिन आपका और कुछ आपका केस याद करना पड़ेगा, जो अभी तक कहीं आया नहीं है लेकिन आ सकता है। तो आइए पहले आपका शुरुआत किया जाए सामान्य बातों से। जहाँ तक सेक्शन आपका 52 से लेकर आपका 55 तक की बात है, ये करेक्टर को रेलेवेंट बनाया गया है। करेक्टर की हिंदी होती है सील। तो पहला आपका ये समझना है कि आपका सील और चरित्र में क्या अंतर होता है। देखिए, जहाँ तक सील और चरित्र की बात है, आपका इसमें जो अंतर होता है, वह कभी काल समाज में पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि आपका सील और चरित्र में क्या अंतर है। अभी सामान्य बातें चल रही है, सेक्शन अभी आपका शुरू होने में 10-15 मिनट लगेगा, और शुरू होगा तो 10-15 मिनट में समाप्ति भी हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन में दम नहीं है। जो दम रहता है वह भूमिका में ही है। मैं बता दूं, सेक्शन तो 2-2 लाइन में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, ये पहला हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, सील तथा चरित्र। सील का मतलब होता है वास्तविकता, यानी कि एक्चुअल में वह व्यक्ति कैसा है, वह उसका सील है। और चरित्र का मतलब हुआ कि समाज के लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, ये उसका चरित्र है। तो भाई एक उदाहरण देखा जाए, ये हो सकता है कि एक आदमी बुरा सील का होते हुए भी अच्छे चरित्र का हो। और एक उदाहरण देखिए जहाँ की वास्तविकता कुछ और रहेगी और समाज कुछ और जानेगा।
इसका अच्छा उदाहरण आप फिल्मी इंडस्ट्री भी तत्काल में देख सकते हैं। करंट मुद्दा आपका, काफ़ी लोग फिल्म स्टारों का सम्मान करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, करोड़ों जो भक्त रहते हैं, लेकिन ये आपका सील है जो समाज में कभी नहीं दिखाई देता। ये माने आपका वास्तविक माने ये आपका चरित्र है, सील नहीं भाई, चरित्र है जो समाज जानता है। और सील क्या है? जो वास्तविकता है। वास्तविकता ये है कि जो फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब बनी थी, जो खूब ड्रग्स और क्या ले रहे थे, हीरोइन, यानी कि आपका कोकीन ले रहे थे आपका नौजवान। तो जो आपका कह सकते हैं कि वास्तविकता ये है, अर्थात सील ये है कि 90% हीरोइनें और हीरो और एक्टर्स और जितने सितारे हैं वह आपका नशे के सौदागर हैं। नशे के सौदागर मतलब नशा करते हैं और पकड़े भी जाते हैं समय समय पर, चाहे भारती हो और चाहे आर्यन खां हो या कोई भी हो, रिया चक्रवर्ती हो, हर एक आदमी समय समय पर पकड़ा भी जाता है। और इस बार आपका ज़्यादा पकड़ लिए गए वो अलग बात है। तो ये उन यानी कि जो वास्तविकता है वह सील होती है, जो समाज जानता है वह क्या होता है चरित्र। इतना तो बता देंगे। एक और दूसरा उदाहरण देखिए। एक आदमी आपका दिन में धोती कुर्ता पहनकर टीका उका करके समाज में निकलता है, समाज सेवा करता है और बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन रात में वेश्यालय में जाता है और वहीं रात बिताता है। तो जो रात में वेश्यालय में गया उसकी वास्तविकता है, ये सील है। और जो समाज जान रहा है कि ये तो इंसान बहुत अच्छा है, वह उसका क्या हो गया, चरित्र। अब आइए कानूनी भाषा में देखा जाए। अब कानूनी भाषा में अब क्वेश्चन यहाँ से बनने आपका पहला शुरू होगा कंपटीशन में। जहाँ तक करेक्टर की बात है, आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि करेक्टर में क्या शामिल है, यानी कि करेक्टर में क्या शामिल है, सील में क्या शामिल है। तो तुरंत आपको उठाना है सेक्शन 55 का एक्सप्लेशन, यानी कि धारा 55 का स्पष्टीकरण उठाना है और यहीं से सील को बताना है। स्पष्ट रूप से सेक्शन 55 बताता है कि आपका सेक्शन 55 ये बताता है कि सील में क्या शामिल है। तो सील में दो बातें शामिल हैं। एक आपका ख्याति शामिल है, रिपुटेशन कहा जाता है, बहुत अच्छा रिपुटेशन है। और दूसरा आपका स्वभाव शामिल है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आपका कंपटीशन में उठता है और यही आपका पहला प्री का क्वेश्चन उठा। क्वेश्चन बना भी है कि सील में क्या शामिल है। नहीं, पहला क्वेश्चन उठाया जाए कि सील को कहाँ स्पष्ट किया गया है, दे देगा 52 में, 53 में, 55 में। 55 के स्पष्टीकरण में इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे, 55 का स्पष्टीकरण, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सील में क्या शामिल है, दे देगा ख्याति, स्वभाव, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। अब अगला क्वेश्चन यूपीएपीओ का देखिए, सील में शामिल है। अब देखिए आपका एक जनरल या सामान्य ख्याति स्वभाव होता है और एक विशिष्ट। विशिष्ट माने पर्टिकुलर या स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि एक घटना से ऐसा हो गया, और सामान्य मतलब अमूमन वह वही कार्य करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक बार वेश्यालय चला गया तो ये विशिष्ट सील है, और हमेशा वेश्यालय जाता है तो ये कैसा सील है, सामान्य। अब यही क्वेश्चन आपको अटैकिंग करना है, जो आपका गलत कम लोग सही कर पाएंगे, और हमारा प्रयास यही है कि जो क्वेश्चन कम लोग सही कर पाए वह क्वेश्चन आप जरूर सही करिए। देखिए अब यहाँ देगा कि सील में शामिल है, अब जोड़िए, साधारण ख्याति, साधारण स्वभाव, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कराइएगा। यानी कि करेक्टर का मतलब हुआ साधारण ख्याति
और साधारण आपका क्या स्वभाव, विशिष्ट न मारिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, हम इसी को मॉडल चेंज करते हैं कि सील में कौन शामिल हैं, तो दे देगा 4 ऑप्शन और मिलाने के लिए 1 2 सही है, 2 3 सही है। देखिए हम 4 5 ऑप्शन इसमें बना रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। पहला दे देगा सामान्य ख्याति, दूसरा आपका ऑप्शन दे देगा सामान्य स्वभाव, तीसरा ऑप्शन दे देगा विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक आपका ख्याति, और चौथा दे देगा विशिष्ट स्वभाव। और इसके बाद आजकल दे रहा है कि 1 2 सही है, 2 3 सही है, आपका 3 4 सही है, और 1 2 3 4 सभी सही हैं, तो सभी न मारिएगा। अभी हमने बताया कि सील में सामान्यतः क्या शामिल है, साधारण ख्याति स्वभाव की विशिष्ट। तो साधारण ख्याति स्वभाव किस ऑप्शन में हमने रखा है, पहले और दूसरे, तो आपको क्या मारना है, केवल पहला और दूसरा इसमें क्या है सही, 1 2 मारना है। अब आइए यहाँ से अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, जो नया क्वेश्चन बनाया जा रहा है कि विशिष्ट या पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ख्याति और स्वभाव किस धारा में सुसंगत हैं। तो भले आप न देखें, स्पष्टीकरण में एक सेक्शन लिखा गया है और उसमें स्पेसिफिक यानी कि कोई एक घटना का के बारे में जो ख्याति और स्वभाव हैं, विशिष्ट ख्याति स्वभाव सुसंगत बनाई गई हैं, और स्पष्टीकरण हम आगे बताएंगे बेरेक की भाषा, लेकिन अभी तो तोड़ा जा रहा है। तो कौन सी धारा दी गई है, 54। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक इसका अपवाद है, यानी कि धारा 54, ये क्वेश्चन बन सकता, अभी बना नहीं है कभी। धारा 54 में विशिष्ट ख्याति और स्वभाव आपका सुसंगत होगा, सील में शामिल होगा, लेकिन एक ही धारा में है। कौन सी धारा में, 54। अगला देखिए भाई, आपका आगे नियम बताया जाए। हमने कल भी तोड़ा था, फिर एक बार तोड़ रहे हैं। धारा 52 से लेकर 55 तक को 2 वर्गों में हमने बांटा था, सिविल मामला और क्रिमिनल मामला। सिविल मामलों में सील के बारे में प्रावधान सेक्शन आपका 52 और 55 में प्रावधान है, कल बताया गया था। क्रिमिनल मामलों में कहाँ प्रावधान है, 53, 53A और 54। रट कर जाइए, आपका निश्चित यहाँ से क्वेश्चन तोड़कर बनता है। अगला आया कि जो सेक्शन 52 से लेकर 55 तक करेक्टर को रेलेवेंट बनाया गया है, इसमें किसका करेक्टर है। तो देखिए ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, पक्षवाद के पक्षकारों का, वाद के गवाहों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों बिल्कुल न मारिए। यहाँ केवल किसका करेक्टर के बारे में बात हो रही है, सबका नहीं, केवल पक्षकार। फिर एक बार याद रखिए, किसका करेक्टर रेलेवेंट है, किसका करेक्टर सुसंगत है, तो केवल और केवल पक्षकारों का। तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि आखिर जो विटनेस आते हैं उनके करेक्टर का क्या होगा। तो उनके करेक्टर के बारे में, उनके सील या चरित्र के बारे में अलग से आपका प्रावधान किया गया है। तो अब कोरिलेट कर लेना है यहीं धारा। फिर एक धारा 52 से लेकर 55 तक केवल और केवल पक्षकारों का करेक्टर रेलेवेंट है। तो पक्षकार कौन होते हैं, तो सिविल मामला हम देखें तो भाई एक तरफ प्लेंटिफ, दूसरा तरफ डिफेंडेंट, यानी कि एक तरफ वादी और दूसरी तरफ प्रतिवादी। अगर हम आपराधिक मामला देखें तो एक तरफ अभियोजन और दूसरा तरफ अभियुक्त, यानी कि बचाव पक्ष या मुलजिम पक्ष, उसको हम क्या कहते हैं। तो सामान्यतः जितने काग्निजेबल ऑफेंस हैं, सीआरपीसी में बताया जाएगा,
जितने संज्ञेय अपराध हैं उन अपराधों में मुकदमा राज्य अपने नाम से चलाता है, तो राज्य का कोई करेक्टर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई राज्य एक प्राकृतिक व्यक्ति न होकर आर्टिफिशियल है, लेकिन अभियुक्त का करेक्टर है। अतः आपका अभियुक्त का करेक्टर केवल देखा जाएगा, क्योंकि वह वाद का पक्षकार है। दूसरा पक्षकार है जिसे हम क्या कहेंगे, बचाव पक्ष या अभियुक्त पक्ष या मुलजिम पक्ष कहते हैं। तो किसका करेक्टर सुसंगत है आपका इस धाराओं में? पक्षकारों का। गवाह न मार दीजिएगा विटनेस। अब गवाह पर कोरिलेट कर लिया जाए। जब आपका गवाह का आएगा तो गवाह में देखिए पहला क्वेश्चन जो बिहार और बिहार ने बनाया, गवाह के लिए 146 पढ़िएगा। गवाह के लिए आपका 153 हम पढ़ाएंगे। गवाह के लिए आपका जो पढ़ना है 140 पढ़ना है, और गवाह के लिए 155। यानी कि एविडेंस की हम 4 धाराएं, और भी धाराएं हैं, माने जो मुख्य रूप से वही बताया जा रहा है। आइए एक गवाह को किसी को बुलाया जाए, तब तो भाई उदाहरण बताया जाए। मान लीजिए आपका सबसे अच्छा तरीका है आपका, देखिए दुराचार की महिला पर ही उदाहरण देता हूं ताकि ये सभी आपका प्रावधान उस पर एक ही उदाहरण में सेट हो जाएंगे। मान लीजिए ये एक महिला है जिसके साथ आपका गलत काम या दुराचार किया गया है, और यह अपने ही मामले में न्यायालय में अपने फेवर में और अभियुक्त के विरोध में साक्ष्य देने के लिए गवाह या विटनेस या साक्षी के तौर पर पेश होती है। तो साक्षी के तौर पर पेश होगी तो ये अपना एक की मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि एक के साथ जो घटना घटी है, बंद कमरे में कार्रवाई होती है भाई, ओपन में नहीं। बंद कमरे में पर्दा लगा रहता है, बीच में पर्दा लगा है, अभियुक्त उधर है, ये पीड़िता इधर है, और पूरी कहानी बताई। ये मुख्य परीक्षा हो गई। अब आपका मुख्य परीक्षा हो गई तो ऐसी दशा में आपका मान लीजिए कि आपका अब समस्या ये आई कि 146 जोड़ा जाए पहले। अब इसकी प्रति परीक्षा या जिरह या विपक्षी द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, यानी कि अभियुक्त का वकील पीड़िता से सवाल पूछेगा। अभियुक्त का वकील पीड़िता से क्या पूछेगा? अब सवाल। इसी को क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा या जिरह कहा जाता है। अब जिरह शुरू हो गया पीड़िता से, तो पीड़िता से पूछा गया पहला क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन। एक तो आपका पूछा जाता था, है नहीं, कि क्या आपका धंधा वेश्यावृत्ति का है? क्या आप शरीर का धंधा करके और अपना भरण पोषण करती हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति व्यक्त की और गुरमीत सिंह का केस आया वर्सेज पंजाब राज्य, और तब 146 में आपका संशोधन हुआ और ये कहा गया कि वेश्या वाला क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाएगा किसी स्त्री से। अब जब निर्भया कांड हुआ तो निर्भया कांड में क्या हुआ कि जो उस लड़की के साथ लड़का था, उस लड़की का और उस लड़के का रिलेशन था, ये मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुई। अब जो एपी सिंह वकील थे आपका अभियुक्तों के, वह बार बार आपका निर्भया के करेक्टर पर अटैक कर रहे थे और कह रहे थे कि इसकी बातों पर विश्वास न किया जाए क्योंकि इसका पूर्व सेक्सुअल रिलेशन रहा है उस लड़के से और इस पर इसकी बातों पर विश्वास न किया जाए। तो 2013 में फिर संशोधन हुआ और 2013 में संशोधन करके फिर एक बात जोड़ी गई कि अब प्री आपका सेक्सुअल रिलेशन के बारे में पीड़िता या आहता से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
फिर आपका कठुआ कांड हुआ जम्मू कश्मीर में, फिर बालकों के बारे में कानून चेंज किया गया और फिर 146 में बदलाव लाया गया और कुछ सेक्शन जोड़े गए जो ABB करके जोड़े गए हैं IPC में। और फिर आपका यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार परिवर्तन किया गया और तब जाकर तो बिहार का क्वेश्चन देखा जाए, यानी कि पीड़िता से वर्तमान समय में न तो आपका उसके करेक्टर पर अटैक नहीं किया जाएगा, तो करेक्टर पर अटैक करने के लिए, चरित्र पर अटैक करने के लिए आपका वेश्या वाला भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और पूर्व या प्री सेक्सुअल रिलेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछने पर कानून वकील साहब को पूरी तरह क्या लगा देता है, रोक। तो 2008 में एविडेंस की 21 धारा में संशोधन किया गया है तो 146 के, परंतु यही बिहार APO में आया और जो लोग करंट से नहीं जुड़े रहेंगे वो ऐसे ही ऊपर से निकल जाएगा। 3 बार मैं बताया कब 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 संशोधन हुआ, 2013, फिर 2000 नहीं 2000 आपका 2013 नहीं भाई, पहले गुरमीत का सिंह का कौरा तो 2002, 2013, 2018 भाई रटे रही है 146। अगला देखिए आपका 153 देखा जाए, 153 में भी गवाह के करेक्टर को थोड़ा बहुत अटैक किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है, भिन्न उदाहरण हम दे रहे हैं। एक गवाह गवाही देने न्यायालय में आया, विपक्षी के वकील ने गवाह से पूछा कि बताओ क्या तुम इसके पहले किसी मामले में दंडित किए गए हो, क्योंकि अगर गवाह पहले दंडित किया गया होगा तो उसकी बातों पर विश्वास न्यायालय कम करेगा। तो ऐसी दशा में गवाह ने कहा कि हम कभी भी इसके पहले सजा नहीं पाए हैं। तो गवाह के इस उत्तर का खंडन करने, इस उत्तर को काटने, यानी कि इस उत्तर का आपका कह सकते हैं कि कंट्राडिक्शन करने के लिए, विरोध करने के लिए तुरंत वकील साहब उसका पुराना करेक्टर दिखा देंगे कि देखिए हजूर ये सजा पाया है और आपके सामने हमसे झूठ बोल रहा है कि हम तो कभी सजा पाए ही नहीं, अतः इसकी बातों पर विश्वास न किया जाए। तो कौन सी धारा है, 153, 140 आ जाइए। 140 भी आपका UP APO बिहार में खूब पूछा जाता है। मान लीजिए कोई गवाह है और किसी के करेक्टर के बारे में गवाही देने आया कि इनका करेक्टर ढीला है कि ऊंचा है, तो ऐसी दशा में भी दिलवा जाएगा गवाही। ऐसी दशा में आपका गवाही दे दिया, मुख्य परीक्षा हो गई, तो क्या मुख्य परीक्षा के बाद भाग जाएगा? नहीं, अब प्रति परीक्षा होगी। तो सील का साक्ष्य देने वाले विटनेस या गवाह या साक्षी की प्रति परीक्षा अर्थात जिरह या अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकेगा। ये किस सेक्शन में है? 140, यानी कि किस सेक्शन में? 140। भाई फिर एक बार आपको सतर्क किया जाता है कि एविडेंस ऐसा कानून है कि आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और CBI APO में तमाम लोग कोचिंग से पढ़े थे। एविडेंस IPC CRPC में कई लड़के ऐसे हैं जो एक भी गलती नहीं किए हैं, बस जो बिहार के लिए पढ़ाया गया था पुराना लेक्चर उसी को पढ़ कर गए और कई लड़के एक भी गलती नहीं किए। कुछ गलतियां, और जो IT एक्ट में हमने 4 लेक्चर केवल बताया था CBI में प्री के लिए, और कई लड़के बताए कि एक भी क्वेश्चन उसमें बाहर गया ही नहीं, यानी कि जितना आप सेक्शन बताए थे वहीं सेक्शन से आया। तो भाई फिर मैं बता रहा हूँ, एविडेंस एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, इससे बाहर अमूमन जाता नहीं है। तो आप 15 जे में आता है तो 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। IPC में 1-2 क्वेश्चन जरूर भरमाएगा, लेकिन इसमें आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए 140, 155 देखिए 155 आपका है कि साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप, यानी कि साक्षी
के विश्वसनीयता पर अटैक किया जाता है, ऑब्जेक्शन किया जाता है, तो 2-4 ऑब्जेक्शन आप भी कर दीजिए कि हजूर ये गवाह तो आया है लेकिन घूस दिया गया है तब आया है, यानी कि ये गवाह गवाही देने आया है लेकिन इस पर विश्वास न किया जाए क्योंकि ये फर्जी गवाह है। और क्या दिया गया इसे कि गवाही दे दो तो हम तुम्हें 5 लाख रुपया क्या दे देंगे, घूस दे देंगे, पैसा देंगे। तो आपका साक्षी की विश्वसनीयता पर अटैक किस धारा के तहत किया जाता है? 155। अब आइए, अब आपका सामान्य बातें बताई गई और हमें लगता है कि यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मिलना चाहिए। अब आइए सेक्शन को तोड़ा जाए भाई, देखिए आपका सेक्शन वाइज चला जाए। चूंकि हमें बंटवारा करना है 52, 55 और 12, 3 सेक्शन एक साथ पढ़िएगा। अब यहाँ से पहले क्वेश्चन प्री का निकाल लिया जाए, तब आपका धारा 52 से बेयर एक्ट की भाषा से चला जाएगा। पहला क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं कि आपका सिविल मामलों में कौन कौन सी इसमें सेक्शन अप्लाई करेगा, तो बताया भी गया था 2 सेक्शन। कौन कौन? आपका पहला कह सकते हैं कि 52 और दूसरा कौन सा आपका सेक्शन 55। तो अब यहाँ आपका क्वेश्चन जो बनता है वह ये बनता है, देखिए ध्यान से भाई। पहला क्वेश्चन कि सेक्शन 55 किसकी सप्लीमेंट्री सेक्शन है, किसकी पूरक धारा है? तो धारा 55 जब भी पढ़िएगा तब आपका एक सेक्शन जरूर याद रखिएगा और वह सेक्शन है आपका 12, यानी कि धारा 12 की उत्तराखंड ऐसा क्वेश्चन खूब बनाता है, यूपी भी, कि धारा 12 की पूरक धारा सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन है? तो आपका जवाब रहेगा 55। क्यों 55 है अभी हम 1-2 मिनट में बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले चला जाए आपका सेक्शन कह सकते हैं कि 52। देखिए क्या कहता है भाई अच्छे से। अब 52 में थोड़ा बेयर एक्ट समझने का प्रयास करिए। आपका 2-2, 3-3 लाइन का है लेकिन क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं, आसान नहीं आते। 52 निकाल लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है, और उसमें जो शब्द लिखे गए हैं उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिविल मामला चल रहा है और आप चाहते हैं कि हम तथ्य के आधार पर न्यायालय से फैसला न लें, बल्कि जो विपक्षी का कैरेक्टर है, चरित्र हैं, सील हैं, उसको उठा दें न्यायालय में और उस आधार पर अपने फेवर में फैसला ले लें, तो क्या ये जो सिविल मामलों में आपका जो कैरेक्टर होता है आपका वह सुसंगत होगा कि विसंगत? विसंगत। विसंगत का मतलब ये हुआ कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। देखिए इसका मतलब, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी के खिलाफ मुकदमा किया है और यह दिखा रहा है ए कि हजूर हमारे तथ्य पर न जाइए, बी के कैरेक्टर पर जाइए। बी का कैरेक्टर ऐसा है कि पहले भी ऐसा कर चुका है, अतः हमारे साथ भी ऐसा किया है। आप इसके पूर्व कैरेक्टर के आधार पर स्वीकार करके और हमारे फेवर में क्या दीजिए? फैसला। तो कानून कहता है कि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए, उसके विपक्षी के पहले के कैरेक्टर पर नहीं। इसका मतलब हुआ कि बी का पूर्व चरित्र क्या था, सिविल मामलों में इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप मुकदमा किए हैं तो आप अपनी बात रखिए, अपनी बात को साबित करिए और तब आपके पक्ष में न्यायालय निर्णय दे सकता है। अगर आप ये कहें कि
विपक्षी का कैरेक्टर ढीला था, हमारे मामले में भी ढीला होगा, ये कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के रूप में ए बी पर दावा करता है कि बी हमारा 500 रुपया उधार लिया है। ए दिखाता है कि हजूर ये कई लोगों से उधार लिया था, अतः आप स्वीकार करिए कि हमसे भी उधार लिया। ये कौन सी बात हुई? आप साबित करिए कि हमसे भी लिया है, कि इसके पूर्व चरित्र के आधार पर आप कह दीजिए कि हमसे लिया होगा। आप साबित करिए कि हमसे भी ये क्या किया है, उधार लिया है। इसके पूर्व कैरेक्टर को आप नहीं दिखा सकते। अर्थात एक लाइन में नियम आया कि सिविल मामलों में आपका जो चरित्र होता है, कैरेक्टर या सील होता है, वह आपका सुसंगत होता है कि विसंगत, विसंगत, इरिलेवेंट, अप्रासंगिक, यानी कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये किस सेक्शन की बात है? 52। अब बेरक देखिए, काफी समझाया गया। सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी संपृक्त व्यक्ति, न है तो संपृक्त मने जुड़ा हुआ, न है तो वहां लिख लीजिए संपृक्त मने जुड़ा हुआ, व्यक्ति का सील ऐसा है जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को, अध्यारोपित यानी कि जो लगाया गया है, आरोपण किया गया है। अध्यारोपित मने आरोपण किया जाना, लगाया जाना। अध्यारोपित किसी आचरण यानी कि कंडक्ट को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य, अधिसंभाव्य मतलब ये दिखाता है कि पूरी संभावना है, और अनधिसंभाव्य मतलब ये दिखाना कि संभावना बहुत कम है। तो एक पूरी संभावना हम दिखाते हैं, एक संभावना का न होना दिखाते हैं, तो ये बातें विसंगत होगी। एक देखिए उदाहरण भाई, ए बी के खिलाफ 500 वसूली के लिए मुकदमा किया, और अब आइए ए दिखाता है कि हजूर बी ने इसके पहले सी से पैसा उधार लिया था, डी से लिया था, ई से लिया था, अतः पूरी संभावना है कि हमसे भी 500 रुपया उधार लिया होगा। तो ये साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपका कैरेक्टर पर अटैक करके आप अपनी बात मनवा नहीं सकते। दूसरा, ये अब ए पर देखा जाए इसी उदाहरण को। बी पर भाई, आपका ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, तो बी ये दिखा सकता है कि हजूर आज तक हमने किसी से पैसा उधार नहीं लिया, तो हम ए से क्यों लेंगे? अतः पूरी संभावना है कि हमने ए से पैसा उधार नहीं लिया। तो बी ये भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि अधिसंभाव्य या अनिसंभाव्य के बारे में जो आचरण से दर्शित हो कैरेक्टर, उसका साक्ष्य सिविल मामलों में देने से कानून रोक देता है। अगर ये नहीं रहता तो लोग अपनी बात को साबित नहीं करते कोर्ट में, बल्कि विपक्षी या दूसरे पक्षकार का केवल क्या दिखा देते? कैरेक्टर, और कैरेक्टर के आधार पर क्या ले लेते? फैसला। लेकिन एक अपवाद इसमें है, और वह भी समझना। देखिए तथा देखिए इसमें वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसा सील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल मामलों में कैरेक्टर एक प्रावधान में रेलेवेंट धारा 52 में होगा, अगर अदरवाइज यानी कि अन्यथा या किसी अन्य प्रकार से या किसी अन्य तथ्य से उसका कैरेक्टर प्रकट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अदरवाइज क्या है? बहुत खतरनाक शब्द है, और हमेशा एक क्वेश्चन आता है, आपका यूपी में भी आया, मुजरा लोग पूछ रहे थे, मुजरा बता दिया जाए फिर से भाई, और अदरवाइज को एक जोड़ा जाए, तब हम यहाँ बताएंगे। देखिए आपका मुजरा का जो प्रावधान है भाई, जो लोग पूछ रहे थे लिख सकते हैं, लिख लीजिए। 3 हम एंगल 4 एंगल बता रहे हैं, और प्रयास करिए एक बार भाई बता दिया जाए, क्योंकि टीपीए में आपका शॉर्टकट में निकल गया है एक्शनेबल क्लेम। तो एक बार हम अलग से आपका मुजरा बता दे रहे हैं, तब इस अन्यथा शब्द को मथेंगे
और एक लेटर बम गिरा देंगे, बस लेटर से समझ में आ जाएगा, अन्यथा। मुजरा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 142 में है। सेटअप प्रतिसाधन। मुजराई का प्रावधान सीआरपीसी की 2 धाराएं पढ़िएगा, आपका खूब 428 और 265 आई। मुजरा के बारे में सीपीसी में पढ़िएगा 2 प्रावधान, आपका आदेश 8 का नियम 6 और दूसरा आदेश 20 का नियम 19 का उपनियम 3, यानी कि आदेश 20 का नियम 19 का उपनियम 3 पढ़ना है। जो जे में इस बार बना था वह आपका आदेश 20 का नियम 19 का उपनियम 3 बना था। फिर इधर ही लिख देते हैं भाई, सीपीसी में आदेश 20 का नियम 19 का उपनियम कितना 3, और दूसरा आपका सीपीसी में आदेश 8 का रूल कौन सा 6। मुजरा देखिए, अब एक बार बता दिया जाए तब आपका आगे बढ़ा जाए भाई, 2 मिनट, केवल 1 मिनट। उच्चतम न्यायालय अपने इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए मुजराई या सेटअप या प्रतिसाधन का आदेश दे सकता है, और वह आपका किस आर्टिकल में दे सकता है? जस्टिस का मर्डर रोकने के लिए, अर्थात न्याय की हत्या को रोकने के लिए। तो 142 मार्कर आइएगा। अब एक सिविल मामलों में मुजरा कराया जाए, अभी हमने कराया भी था, तो पहले सिविल मामलों में धारा कवर कर लिया जाए। सिविल मामलों में आपका लीगल सेटअप या विधिक मुजराई रट कर जाइएगा, आदेश 8 के रूल 6 में है, और इक्विटेबल मुजराई, इक्विटेबल सेटअप या सामयिक मुजराई आदेश 20 के नियम 19 के उपनियम 3 में। तो यूपीजे में जो आया आपका ये आया कि सीपीसी में सामयिक मुजरा का प्रावधान कहाँ है? तो आपका जवाब रहेगा आदेश 20 के नियम 19 के उपनियम 3। और सामयिक मुजरा केवल एक शब्द से उत्पन्न होता है, और वह शब्द है अन्यथा। अन्यथा मतलब अदरवाइज, यानी कि लीगल सेटअप के अलावा भी न्यायालय चाहे तो कटौती करवा सकता है। एक ही शब्द से उत्पन्न हुआ, किस शब्द से? अन्यथा। इसके बाद आपका लीगल सेटअप कानूनी रूप से मुजरा आदेश 8 के किस नियम में? 6। तो मुजरा बताया गया था भाई, न समझ में आया तो फिर बता जा। अभी टीपीए में बताया गया था कि ए और बी और सी उदाहरण देकर जब हम एक्शनेबल क्लेम बता रहे थे। अब सीआरपीसी में आ जाइए। सीआरपीसी में 2 जगह मुजरा का प्रावधान है, एक जनरल प्रावधान 428 में और एक प्ली बार्गेनिंग में। अभिवाक सौदेबाजी में प्रावधान है 265 आई। अभी 265 आई नहीं बना है, बन सकता है, ये तो कई बार जे में बन चुका है। पिछली बार एपीओ में देखिए कैसा क्वेश्चन बना था भाई, वो भी एक लाइन बता दिया जाए, जो 428 से बना था। देखिए, ये एक व्यक्ति हैं और इस पर अपराध का आरोप है, गिरफ्तार किया गया और 1 वर्ष तक बिना जमानत के जेल में रहा, 1 वर्ष तक निरुद्ध रहा। उस मामले में उसे 3 साल की सजा दी गई, यानी कि सजा कितने की दी गई? 3 साल। अब ये हुआ था कि क्या 3 साल में से 1 साल मुजरा किया जाएगा कि नहीं, कम किया जाएगा कि नहीं, यानी कि अब वह कितनी सजा जेल में भुगतेगा? 2 साल। तो 1 साल क्या किया गया? कटौती। क्यों किया गया? क्योंकि उसी मामले में वह पहले बिना जमानत के अंडर ट्रायल विचारण के दौरान कितने समय तक डिटेन या निरुद्ध रखा गया है? 1 वर्ष। तो 3 साल में से जितना माने वह जेल में रह चुका है घटा दीजिए, तो अब कितना रहेगा? केवल। यही आपका यूपी एपीओ और जेएस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका जेएस में भी आया था, यूपी एपीओ में। सेक्शन रट कर जाइएगा, कौन सा सेक्शन मैं बता रहा हूँ? 428। फिर बैक होइए भाई, आपका
अब एविडेंस में आइए, धारा 52। अन्यथा देखिए आपको समझना है, सिविल मामलों में अगर किसी व्यक्ति का जो करेक्टर है, सील है, वह अन्यथा तथ्यों से प्रकट होता है। अन्यथा तथ्यों का मतलब, एक लाइन जानिए अच्छे से, अन्यथा तथ्यों का मतलब ये हुआ कि कोई तथ्य एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया गया और उस तथ्य में ही उसका करेक्टर छुपा है और उसी तथ्य से उसका करेक्टर क्या हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है। अब एक उदाहरण देखिए भाई, कैसे आपका, मान लीजिए आपका एक लेटर, मान लीजिए कि बाबा है सबसे अच्छा उदाहरण, बाबा ने मरने से पहले एक लेटर लिखा, है कि नहीं, वो तो अभी जांच होगी, और उसमें उन्होंने कई बातें लिखी। अब वह लेटर आपका पेश किया गया कोर्ट में, तो कोर्ट में उनका करेक्टर तो पेश नहीं किया गया, लेटर पेश किया गया। लेकिन अगर लेटर में कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो उनके करेक्टर की ओर क्या करती हैं, इशारा, तो बताइए क्या सीधे करेक्टर पेश किया गया? नहीं, बल्कि उनका लेटर से ही उनका करेक्टर क्या होता है, प्रकट। लिखे भी हैं, क्या लिखे हैं कि हमारा जो चेलवा है, भाई वाक्य वापस लिया जाता है, चेलवा नहीं चेला। अब जो हमारा चेलवा है, ये हमारा वीडियो बना लिया अश्लील, और हमें सूचना मिली है कि 1-2 दिन में हरिद्वार से क्या करेगा, वायरल। तो भाई आपका करेक्टर छुपा है कि नहीं लेटर में? तो डायरेक्ट करेक्टर नहीं, बल्कि कोई तथ्य पेश करिए, उसी में उनका क्या उत्पन्न हो गया, तो वह करेक्टर सुसंगत होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई बात तथ्य पेश करिए, कोई साक्ष्य में लेटर पेश करिए, और उसी लेटर से ये पता लग रहा है कि इनका करेक्टर कैसा है, तो वह तो रेलेवेंट होगा, क्योंकि डायरेक्ट करेक्टर पेश नहीं किया गया। तो धारा 52 समाप्त हो गई। धारा चूंकि 52 सिविल मामलों में लागू होगी, और दूसरी धारा कौन सी सिविल मामलों में लागू होगी, 55। तो तुरंत आपका 55 पहले न पढ़िएगा, आपका 55 के पहले 12 पढ़िएगा भाई, डायरेक्ट 55 न पढ़िएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए आपका धारा 12 की पूरक धारा कौन है, सप्लीमेंट्री कौन है, 12 माने 55। देखिए अब 12 आपका, ऐसे सभी, देखिए आपका एक एक लाइन है, बस एक पॉइंट पर अंतर आएगा। सेक्शन 12 कहता है कि ऐसे सभी फैक्ट, ऐसे सभी तथ्य न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिसके आधार पर न्यायालय आपका नुकसानी की मात्रा अवधारित करने में समर्थ हो सके। अर्थात किसी व्यक्ति को कितनी नुकसानी या मुआवजा या नुकसानी, आपका प्रतापगढ़ी और जौनपुरी भाषा में नुकसानी दी जाए, इस बारे में न्यायालय समर्थ हो सके, इस बारे में सभी तथ्यों को आप साक्ष्य में पेश कर सकते हैं। तो नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए कौन से तथ्य 12 में सुसंगत होंगे, सभी। भाई कोई एन के नहीं, क्या होंगे, सभी। अब आपका 55 क्या है, 55 तो भाई करेक्टर के बारे में है। तो फिर एक बार करेक्टर के बारे में देखिए, 55 केवल और केवल 2 लाइन ये बताएगी कि किसी पक्षकार का ऐसा करेक्टर, ऐसा सील जो नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालता हो, यानी कि नुकसानी की रकम को या तो क्या करता हो, बढ़ा देता हो, या क्या करता हो, घटा देता हो, तो वह करेक्टर रेलेवेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को जो नुकसानी मिलनी चाहिए, तो अगर किसी व्यक्ति का करेक्टर ऐसा है जो उसको जो नुकसानी मिलनी चाहिए, उसका करेक्टर नुकसानी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है, तो वह करेक्टर सिविल मामलों में साक्ष्य में सुसंगत होगा। कौन सी धारा, 55। या ऐसा करेक्टर है जो नुकसानी की रकम को क्या करता है, कम कर देता है, और ऐसा करेक्टर भी
सिविल मामलों में पेश किया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। जो नुकसानी की रकम को क्या करे, बढ़ाए या क्या करे, घटाए। एक ही लाइन का। तो एक उदाहरण देखिए, कल भी बताया गया था, और आपका राखी सावंत का ही उदाहरण बताया जाए, थोड़ा आपका भाई उबन न हो, ऐसे ऐसे उदाहरण बताया जाए। देखिए आपका इसमें मान के चलिए एक उदाहरण देखा जाए। भाई राखी सावंत आपका देख ही रहे, हमेशा हंगामा करती रहती हैं, बिग बॉस में भी जाकर हंगामा की थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपका दिग्विजय सिंह हमेशा कमेंट करते रहते हैं, यानी कि आपका बिजलानी के साथ विवाह के बाद कुछ शांत हुए हैं, उसके पहले खूब कमेंटबाजी करते थे। तो आपका कमेंटबाजी इन्होंने राखी सावंत पर किया, तो राखी सावंत ने मुकदमा कर रखा है, मैं बता दूं, और दिग्विजय सिंह के खिलाफ डिफमेशन या मानहानि का मुकदमा किया है, और कहा है कि इससे हमें 50 करोड़ रुपया क्या किया जाए, नुकसानी दिलवाया जाए। अब सेक्शन आपका 12 पहले कवर करिए। सेक्शन 12 ये कहता है कि नुकसानी की रकम कितना मिलना चाहिए, इस बात के बारे में जितने भी फैक्ट होंगे वह रेलेवेंट होंगे। तो क्या करेक्टर भी रेलेवेंट होगा? तो सेक्शन 55 कहता है कि ऐसा सील, ऐसा चरित्र पक्षकार का, पक्षकार माने दिग्विजय सिंह और राखी सावंत का, ऐसा करेक्टर जो नुकसानी की रकम को क्या करे, बढ़ा दे या क्या कर दे, घटा दे। तो भाई दिग्विजय सिंह कहेंगे कि ये राखी सावंत का करेक्टर ढीला है, अतः हम एक पाई मुआवजा नहीं देंगे। तो बताइए बढ़ रहा है कि घट रहा है? और राखी सावंत कहेंगी कि भाई सीता मैया के बाद हम ही तो हैं जो स्वयंवर रचाए, और स्वयंवर रचाए, पति का चुनाव किए, कई लोग आए, आपका वन का हमने वर्ष का चयन किया, लेकिन अभी विवाह नहीं किया, परिवीक्षा पर रखा, आपका यानी कि प्रोवेशन पर रखा। 2 साल तक हमने कहा कि शर्तों का क्या करना, पालन, नहीं तो लात मार कर घर से भगा दूंगी। और बेचारा जो आपका भावी पति था सेलेक्ट हो गया, तो बरमाला अभी 7 फेरे हुए नहीं थे, केवल सेलेक्ट हुआ था। तो आपका अब शर्तों का वायलेशन किया, तो लात मार कर राखी सावंत ने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया। तो राखी सावंत कहेगी कि हमारा करेक्टर सबसे हाई है, 50 करोड़ दिलवाइए। तो दोनों लोग अपना अपना राग गाएंगे, और सेक्शन 55 में दोनों करेक्टर पेश करेंगे, क्योंकि इस करेक्टर के आधार पर रकम बढ़ जाएगी या क्या होगी। तो अब कोई समस्या हो तो बताइए, उदाहरण भी बता दिया गया। अब भाई आपका क्रिमिनल मामला है ये। जहां तक आपराधिक मामलों की बात है, आपराधिक मामलों में करेक्टर से रिलेटेड कितनी धाराएं हैं? 3। देखिए, और हम साक्षी ओछी का बता चुके हैं। आपका सबसे पहले 53 देखा जाए, 53A देखा जाए, और 54। देखिए आपका अच्छे से भाई, आपका क्वेश्चन जो बनता है वह काफी आपका कठिन बनता है यहाँ। देखिए आपका जहाँ तक आपका माने क्रिमिनल मामलों की बात है, एक पक्षकार तो स्टेट होता है सामान्यतः, यानी कि राज्य होता है, राज्य अपने नाम से मुकदमा चलाता है ज़्यादातर मामलों में, और दूसरा पक्षकार एक्यूज्ड होता है या मुलजिम पक्ष होता है, या आपका कह सकते हैं बचाव पक्ष होता है। अब आपका राज्य तो एक प्राकृतिक व्यक्ति न होकर आर्टिफिशियल है, तो इसका तो कोई चरित्र होगा नहीं, तो किसका चरित्र होगा? अभियुक्त का। तो केवल चूंकि पक्षकारों का ही चरित्र सुसंगत है, इधर गवाहों का नहीं, तो आपका पक्षकार में कौन शामिल है? तो आपका कह सकते हैं कि एक तो मुलजिम और दूसरा आपका पीड़ित व्यक्ति। तो पीड़ित व्यक्ति के लिए, आपका पीड़िता के लिए, इसीलिए हम स्पष्ट रूप से पीड़िता गवाह के रूप में आती हैं। 146 हमने बताया, ये नहीं कि नहीं बताया, और 2002 में संशोधन किया गया, फिर 2013, फिर 2018,
यानी कि बार बार बदलाव लाया जा रहा है। तो फिर एक बार बैक होया जाए, आपराधिक मामलों में क्या नियम है, तो एक लाइन का आपका धारा है 53। पहला देखिए, अभियुक्त सदैव अपने अच्छे सील का साक्ष्य दे सकता है और उसका जो गुड करेक्टर है, अच्छा सील है, वह रेलेवेंट होगा। यानी कि इसका मतलब पहली लाइन एक लाइन की धारा है, अभियुक्त हमेशा अपना अच्छा करेक्टर दे सकता है, कह सकता है कि हजूर हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, आज तक मैं कोई गलत कार्य नहीं किया, अतः यह जो मुकदमा हम पर किया गया है ये फर्जी है, हमारा करेक्टर हाई है, अतः इस मुकदमे में हमें दोषी न ठहराया जाए क्योंकि हमारा करेक्टर क्या है, हाई। तो बताइए, अभियुक्त का अच्छा सील सुसंगत होगा कि विसंगत? सुसंगत। किस धारा में? 53। किस धारा में? अब आइए अभियुक्त का बैड करेक्टर देखा जाए, इसी में फंसा। अभी 53 न पढ़िए, पहले 54 पढ़ लीजिए। अभियुक्त का जो बैड करेक्टर है उसका क्या होगा? तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अभियुक्त का बुरा चरित्र सुसंगत होगा, विसंगत होगा, उत्तर में होने के सिवाय विसंगत होगा, इनमें से कोई नहीं। तो पहली वरीयता बेरेट की भाषा याद करके जाइए। तो बेरेट क्या लिखा है 54 में? उत्तर में होने के सिवाय विसंगत होगा। अब उत्तर में होने के सिवाय, अब ये समझना थोड़ा, उत्तर में होने के सिवाय का मतलब ये क्या हुआ? अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब अभियुक्त अपनी धारा 53 के तहत अच्छे सील का साक्ष्य देता है तो अभियुक्त की बातों को देखिए, तो जा रहा है, कट गया। देखिए आपका भाई चल रहा ना, हाँ नहीं तो लाइट कटी है, फिर फोन आने लगेंगे। देखिए आपका फिर से एक बार देखिए इसको, ये क्वेश्चन भाई शब्द याद करना है, बार बार ये कंपटीशन में आ रहा है, बहुत टेक्निकल ये है क्वेश्चन जो अब बताया जा रहा है। पहला जो हेडिंग है कि उत्तर में होने के सिवाय आपका अभियुक्त का बुरा सील इरेलेवेंट होगा, विसंगत होगा, अर्थात साक्ष्य में उसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो उत्तर में होने के सिवाय इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त अपना गुड करेक्टर दिखाए तो उस गुड करेक्टर को काटना है। काटना है मतलब खंडन करना है। खंडन करना माने उत्तर देना है और जवाब देना है। और जैसे ही अभियुक्त क्या दिखाता है अपना गुड करेक्टर, तुरंत अभियोजन उसका बैड करेक्टर दिखा सकता है। तो बताइए, सामान्यतः आपका सुसंगत होगा कि उत्तर देने में? सामान्यतः नहीं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि सरकार किसी अभियुक्त के बारे में ये नहीं दिखा सकती कि ये 50 अपराध किया है, ये 91 किया है, अतः इसे जमानत न दी जाए या इसको दोषी न ठहराया जाए, माने दोषी ठहराया जाए, ये अमूमन दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन कब ये दिखाया जा सकता है? जैसे ही अभियुक्त क्या करे, अपना गुड करेक्टर दिखाए कि हम बहुत समाज के अच्छे इंसान हैं, समाज में हमारा करेक्टर देख लीजिए, स्वभाव और ख्याति देख लीजिए, बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। तो वैसे ही उसके पुराने कारनामों को साक्ष्य में तुरंत क्या किया जाएगा? पेश। तो किसके लिए पेश किया गया? आपका अच्छे सील का क्या देने के लिए? जवाब। यानी किसी को हम कहते हैं कि अभियुक्त के अच्छे सील का क्या दिया गया? उत्तर। और क्या दिखाया गया? बुरा सील। लेकिन अब लेकिन लगा तो फिर एक समस्या आई। लेकिन दो कंडीशन धारा 54 में ऐसी बताई गई हैं जहां की भले ही अभियुक्त अपने अच्छे सील का साक्ष्य न दे,
उसके बैड करेक्टर का साक्ष्य हमेशा दिया जा सकता है। फिर एक बार समझिए, यानी कि धारा 54 में दो ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जहाँ की भले ही आपका अभियुक्त व्यक्ति अपना अच्छा सील या गुड करेक्टर को न दिखाए, फिर भी सदैव उसका बैड करेक्टर दिखाया जा सकता है। तो दो फिर एक बार हम बता रहे हैं, बहुत कठिन है थोड़ा। यानी कि धारा 54 में आपका दो एक्सप्लेशन दिया गया है और दोनों एक्सप्लेशनों में, दोनों स्पष्टीकरण में, आपका याद रखिए स्पष्टीकरण वाइज पूछा जाता है, दोनों स्पष्टीकरणों में उन बातों का उल्लेख किया गया है जहाँ की आपका भले अभियुक्त ने अपना अच्छा सील न दिखाया हो, उत्तर न देना हो, फिर भी अभियुक्त का जो बैड करेक्टर होगा वह क्या होगा, साक्ष्य में सुसंगत। तो दो कंडीशन कौन कौन है और रट कर जाइएगा। देखिए पहली कंडीशन, यह स्पष्टीकरण 1 मैं बता रहा हूँ, यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक तथ्य हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मामला है और उस मामले में जो फैक्ट इन इशू हैं, विवादक तथ्य हैं, वह स्वयं क्या है, करेक्टर ही। तो दिमाग में ये आपको अप्लाई करना है कि आखिर कौन से ऐसे मामले होते हैं जिसमें करेक्टर ही विवादित होता है कि इनका करेक्टर अच्छा है कि बुरा है। तो जहाँ करेक्टर ही विवादित हो वहाँ भले अभियुक्त अच्छा सील न दिखाए, उसके बैड करेक्टर का साक्ष्य दिया जा सकता है। भले आपको उदाहरण न याद रहा, बहुत आसान है। डिफमेनेशन, मानहानि। अगर किसी व्यक्ति का करेक्टर हाई है और उस करेक्टर पर अटैक कर रहे हैं तो वह व्यक्ति मुआवजा की मांग के लिए या आपराधिक मुकदमा भी कर सकता है। और अब मुख्य रूप से ये विवाद हो जाएगा कि इसका करेक्टर आपका, माने इसका करेक्टर अच्छा था कि बुरा था, क्योंकि डिफमेनेशन में मुख्य विवाद किसका होता है, करेक्टर का। अगर करेक्टर बुरा था तो अभियुक्त ने सत्य बात कही थी तो बाइज्जत बरी। अगर करेक्टर अच्छा था और अभियुक्त ने क्या किया, झूठी बात की, तो वह दंड का क्या होगा, भागी। तो पहला कब सुसंगत होगा, आपका करेक्टर अभियुक्त का भले वह अपना अच्छा करेक्टर न दिखाया हो, तो जब करेक्टर स्वयं क्या हो, विवादित हो, यानी कि स्वयं फैक्ट इन इशू हो। और दूसरा आपका प्री कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि। तो यही आपका बिहार से लेकर और यूपी तक परेशान हर एक राज्य किया है। जहाँ तक पूर्व दोष सिद्धि है, पूर्व दोष सिद्धि बताइए, एक बार पहले सजा पा चुका है, ये गुड करेक्टर में आएगा कि बैड? तो आपका बैड सही बता रहे हैं लोग। किस करेक्टर में? तो भले अभियुक्त अपना अच्छा सील न दिखाए, लेकिन फिर भी आपका उसका बुरा सील दिखाया जा सकता है। क्या दिखाकर? हजूर ये प्री कन्विक्ट हो चुका है, ये देखिए इसका बुरा सील। तो तुरंत पूर्व दोष सिद्धि पर एक क्वेश्चन बनता है, उसको मैं कवर करा रहा हूँ। एक तो आपका धारा पढ़िएगा स्पष्टीकरण वाइज, बिहार में पूछा गया था, एक दो लोग तीसरा स्पष्टीकरण मार के आ गए। अरे भाई तीसरा कहाँ स्पष्टीकरण, दो ही तो है ना। पता ना उनको कहाँ से आ गया दिमाग में, आकर कह रहे थे कि बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब पता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए आपका धारा 14 का हम एक्सप्लेनेशन वाइज बता रहे हैं, स्पष्टीकरण 2, पूर्व दोष सिद्धि यहाँ भी सुसंगत है। धारा 40 में हम बताएंगे प्री कन्विक्शन या पूर्व दोष सिद्धि। इसके बाद हम बताएंगे धारा 54 के एक्सप्लेनेशन वाइज, याद रखिए किस में, 2 में। इसके बाद 153 का अपवाद नंबर आपका फर्स्ट में। 4 धाराएं तो कम, एक
हाँ, 4 धाराएं कम से कम याद रखिए। देखिए कैसे आपका क्वेश्चन का मॉडल बनता है भाई। चारों में नियम अलग अलग हैं, लेकिन है आपका क्या, पूर्व दो सिद्धि। और एक क्वेश्चन बिहार में आया था, और जाकर देखिएगा कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आपका जरूर आया होगा। पहला हम उठाते हैं कि जो पूर्व दोष सिद्धि हैं, यानी कि प्री कन्विक्शन, यानी कि एक बार पहले सजा पा चुका है, दोबारा अपराध करके आया है, तो आप लोग तुरंत आपको दिमाग जाना चाहिए कि सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में इसे रेलेवेंट बनाया गया है, सुसंगत बनाया गया है। तो किस रूप में बनाया गया है, तो मन की दशा, स्टेट ऑफ माइंड, तो मन की दशा के रूप में, तो मन की बुरी दशा की अच्छी दशा, बताइए तो पूर्व दो सिद्धि अच्छी मानी जाएगी कि बुरी, यानी कि मन की बुरी दशा के रूप में पूर्व दो सिद्धि आपका क्या है, सुसंगत की धारा में है। तो 14 के किस एक्सप्लेनेशन में 2, एक लोग मार कर आए थे 3, और जबकि 2 ही स्पष्टीकरण है। तो भाई सतर्क रहिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है 1 2 3 4, और 3 4 रहेगा ही नहीं, तो आपका सतर्क रहना। दूसरा, धारा 40 में रेह जुडिकेटा के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत होगी, अर्थात एक बार चोरी का मुकदमा चला, वह सजा पाया, पुनः उसी चोरी के लिए दोबारा मुकदमा चल रहा है, तो पहले जो निर्णय आया है वह साक्ष्य में पेश करेगा, ताकि दूसरा मुकदमा उसी अपराध के लिए हम पर न चले। तो धारा 40 में किस रूप में आपका पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत होगी, पूर्व निर्णय, यानी कि न्यायालय ने एक बार उस पर क्या दे चुका है, निर्णय। अब धारा 54 का स्पष्टीकरण 2 अभी बताया गया, पूर्व दोष सिद्धि किस रूप में सुसंगत होगी, गुड करेक्टर की बैड करेक्टर, बैड करेक्टर किस करेक्टर, अभियुक्त का बैड करेक्टर। और 153 का अपवाद नंबर फर्स्ट देखा जाए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आ चुका है भाई, फिर एक बार हम इसको बता रहे हैं। कोई विटनेस या गवाह आया, और गवाह से ये पूछा गया, वकील साहब ने पूछा कि क्या तुम इसके पहले कभी सजा पाए हो किसी मामले में, और गवाह ने तपाक से उत्तर दिया कि हम किसी भी मामले में अब तक सजा नहीं पाए हैं, मैं पाक साफ हूँ। तो तुरंत वकील साहब पाक साफ निकाल देंगे, और वह जो पहले सजा पाया था कह देंगे कि देखिए हजूर ये गवाह झूठ बोल रहा है, ये निर्णय देखिए यही गवाह था, एक बार चोरी करके सजा, चोरी में सजा पाया और आया है गवाही देने इस मामले में। तो क्या एक चोर के गवाह पर विश्वास किया जाए, अतः इस पर विश्वास न किया जाए ज़्यादा, और हमारे अभियुक्त को बाइज्जत क्या किया जाए, बरी, क्योंकि गवाह क्या है, चोर है, ये कह सकते हैं वकील साहब की धारा में। तो गवाह द्वारा दिए गए उत्तर का क्या करना था, काटना था, खंडन। अब आइए, इस प्रकार आपका 54 भी समाप्त हो गई। अब एक सेक्शन बीच में बचा है आपका 53 है, वह बार बार पूछा जा रहा है। पहले 53A का आपका इतिहास देखा जाए 2 मिनट, तब ये कब जोड़ी गई, कब से लागू हुई, कब प्रतिस्थापित की गई, तमाम क्वेश्चन आपका बनते हैं। पहले 53A का इतिहास देखिए भाई, 53A का देखिए, आपका दिल्ली में निर्भया कांड होता है और पूरा देश चिल्लाता है, यानी कि मांग करता है, वी वांट जस्टिस, हमें क्या चाहिए, न्याय। और आपका बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। तत्पश्चात आपका सरकार झुकती है और एक समिति बनाती है, समिति यानी कि कमेटी, और उसमें एक सिंगल आपका व्यक्ति का कमेटी रहता है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस JS वर्मा। तो JS वर्मा कुछ सिफारिश करते हैं, तब कानून में बदलाव लाया जाता है, IPC में भी बदलाव, एविडेंस में भी, CRPC में भी 2013 में। तो पहला क्वेश्चन मिला
कि 53A किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई? किस समिति? हाँ, किस सन में जोड़ी गई? 2013। कब से लागू हुई है? 3 फरवरी 2013। एक इतिहास, ये 3 क्वेश्चन इधर निकल गया आपका। फिर एक और इतिहास देखना है। अब मैं अभी बताया भी था 146 पर भी। इतिहास ये है कि आपका जो AP सिंह वकील थे अभियुक्तों के निर्भया कांड में, वो बार बार निर्भया के कैरेक्टर पर अटैक कर रहे थे, और जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान 164 का दिया था मर गई, तो वह DD में कन्वर्ट हो गया। तो उसी पर अटैक कर रहे थे कि निर्भया की बातों पर विश्वास न किया जाए, क्योंकि इसका पूर्व कैरेक्टर ही ढीला है, अर्थात इसका पूर्व या प्री सेक्सुअल रिलेशन उस लड़के के साथ था जो इसके साथ बस में यात्रा कर रहा था। अब ये बार बार जब कोर्ट ऑफ सेशन में ये मामला उठा, तो जस्टिस JS वर्मा ने इसमें बदलाव का अनुरोध किया संसद से, और बदलाव लाया गया। अर्थात इसका मतलब 53A ये बताएगी कि अगर दुराचार की शिकार महिला या जिस महिला के साथ दुराचार का प्रयत्न किया गया है, उसके पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 146, और पूर्व लैंगिक अनुभव साक्ष्य में विसंगत होगा, 53 है। अब दोनों के एक साथ हम ले रहे हैं। वह महिला अगर गवाह के रूप में आती है तो उससे इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, 146 का परंतुक में मामला जाएगा, और पूर्व सेक्सुअल रिलेशन को एविडेंस में ही प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे विसंगत बना दिया गया है। तो किस धारा में मामला आएगा? 53A। भाई दोनों एक साथ पढ़ना है। 53A का मतलब कि वह साक्ष्य में विसंगत होगा, और 146 का मतलब कि वकील साहब गवाही के दौरान इस बारे में पीड़िता से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इसके बाद आपका 53A 2018 में प्रतिस्थापित भी किया गया है। इसलिए प्रतिस्थापित करना पड़ा कि तमाम धाराएं दुराचार के मामले में आपका जोड़ी गई थी, अतः इसे पुनः नए सिरे से क्या करना पड़ा? लिखना पड़ा। कुछ धाराएं बढ़ाई गई हैं, तो 2013 में जोड़ी गई, और कब प्रतिस्थापित की गई? 2018 कठुआ कांड के बाद। तो अंत में आपका एक लाइन और तब ब्रेक दिया जाए, क्योंकि आज GS का क्लास नहीं चलेगा। वही 12:30 बजे तक आपका लॉ का ही क्लास चलेगा। अभी आपका पहले ही बताया गया था। एक लाइन और आपका बताया जाए। देखिए, अब आपका जो नए मॉडल पूछे जा रहे हैं उस पर थोड़ा गौर किया जाए कि किसी मामले में सील कब सुसंगत होगा, उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। या कैरेक्टर कब साक्ष्य में विसंगत होगा, उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जो नए मॉडल बन रहे हैं। तो लास्ट में अब सभी धाराएं आप लोग पढ़ चुके हैं। अब बंटवारा कर देना है कि कब जो सील होता है सुसंगत या रेलेवेंट होता है। देखिए, मैं भी बंटवारा कर रहा हूँ। पहला बंटवारा कर रहा हूँ धारा 52 से। तो सिविल मामलों में जो कैरेक्टर हैं वह विसंगत होता है, सुसंगत नहीं। लेकिन कब हम बताए थे कि सुसंगत होगा? जब अन्यथा आपका सुसंगत तथ्यों से क्या हो? प्रकट। तो सील कब सुसंगत होगा? तो धारा 52 में पहला पॉइंट मिला कि जब वह अन्यथा सुसंगत तथ्यों से क्या हो? प्रकट। अब धारा 52 के बाद 53 आ जाना है। अभियुक्त का अच्छा सील। बताइए, क्या अभियुक्त अपने अच्छे सील का साक्ष्य दे सकता है कि नहीं? सदैव दे सकता है कि हमारा क्या है कैरेक्टर, गुड। अब अच्छा सील हम सुसंगत कब होगा ये हम बता रहे हैं। फिर आपका 53 के बाद आपका 54 देख लेना है। 54 में कब कब कैरेक्टर सुसंगत है? तो अगर अभियुक्त अच्छा सील दिखाए तो उसका जवाब देने के लिए, यानी कि उसका क्या देने के लिए?
उत्तर देने के लिए अभियुक्त का बुरा सील क्या हो गया, सुसंगत। और भले अभियुक्त अच्छा सील न दिखाए, उसका दो कंडीशन में उसका बुरा सील सदैव सुसंगत, तो स्पष्टीकरण 54 का 1 और स्पष्टीकरण कौन 2। जबकि विवादक तथ्य सील को ही लेकर विवाद है, किसको लेकर, और कौन सा उदाहरण बताया गया इसमें, मान हानि। और दूसरा पूर्व दोष सिद्धि, कौन सा, और आपका 55, 54 हो गया तो 55 एक निकाल लीजिए कि सील कब सुसंगत होगा, तो ऐसा सील जो नुकसानी की रकम को या तो क्या करे या घटा दे इन आपका, तो इतनी जगहों पर सील क्या हो गया, सुसंगत। आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। और दूसरा ये कब सील विसंगत होगा, तो विसंगत आपका फिर एक बार धाराएं कवर करिए, पूरा व्यू हम बता रहे हैं। अब बताइए धारा 55, सिविल मामलों में सील क्या होगा, विसंगत। तो कौन सी धारा, 55। आपका नहीं, आपका 53, 52 भाई देखिए आपका 52 हो गया। 53 में विसंगत होगा नहीं, क्योंकि अच्छा सील क्या होता है, सुसंगत। अब 54 में आप कह सकते हैं कि सामान्यतः जब तक अभियुक्त अपना अच्छा सील न दिखाए, अभियुक्त का बुरा सील विसंगत होता है। ये तो कह सकते हैं ना कि जब तक अभियुक्त अपना गुड कैरेक्टर न दिखाए, तब तक अभियुक्त का जो बुरा सील है वह इरेलेवेंट होता है, जनरल नियम है। तो इस धारा में हम बता दिए आपका 54। इसके बाद 55 आपका, तो 55 में भाई सुसंगत ही है, विसंगत ही कहा है, तो आपका हाँ 53 ए इसमें लिखना है भाई। 53 ए दुराचार की शिकार महिला का जो पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में करेक्टर का साक्ष्य है या करेक्टर का जो साक्ष्य है वह विसंगत होगा, यानी कि उसका भी सील साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो आपका दोनों अलग अलग भी बताया गया। इस प्रकार जो 5 से लेकर 55 था, जो आधा से अधिक समय ले लेता है और काफ़ी समय भी लिया, यानी कि 2/3 समय तो इसी में लग जाता है। अब आपका कल से जो शुरू किया जाएगा, भाग 2 शुरू होगा, 56, 57, 58, इसमें भी टेक्निकल क्वेश्चन बिहार में। तो आपका मैंने कल से जो एविडेंस शुरू होगा, अगला अध्याय चलेगा नया कंसेप्ट, और आपका कल से लिखवाते भी रहेंगे। और आपका भी 10 मिनट 12 मिनट बाद भाई आईपीसी चलेगी, कम से कम आपका 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि आज जीएस चलेगा नहीं, तो आपका 12:30 12:35 तक चलाया जा सकता है। आईपीसी भी सामान्य बातें आज निपटा दिया जाए ज़्यादा, क्योंकि भाई हम पर भी प्रेशर है। तो 15 मिनट बाद क्लास चलेगा।